अस्सलामुअलैकुम। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके रियासत पाकिस्तान पिछले एक साल से पै दर पै जिन बहरानों में घिर चुकी है, अब उससे निकलने की उम्मीद हो चली है। पहले मुआशी, फिर सियासी, फिर आईनी और फिर अदालती बहरान। कौन सही और कौन गलत, इससे कतई नज़र अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ इस रियासत का, इसकी 23 करोड़ अवाम का, इसके मोतबर इदारों का और उस सियासी निज़ाम का जिसे इस कौम को तरक्की की जानिब लेकर चलना था। अब खैर से सियासी फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किसी को एक कदम आगे बढ़ना होगा और किसी को एक कदम पीछे हटना होगा। आज मुज़ाकरात की दूसरी बैठक में दोनों फरीक़ैन ने आइंदा इलेक्शन के हवाले से अपनी अपनी तजावीज़ पेश की और पार्टी कायदीन से सलाह मशवरे के लिए वक्त लिया और तवक्का जाहिर की कि मंगल को होने वाली बैठक में ये ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा और पूरी कौम के लिए कोई अच्छी खबर सामने आ सकती है। सूरत हाल क्या बन रही है, मामलात किस तरह रहे हैं, ये गुफ्तो शनीद, ये आनिया जानिया क्या रंग लाएंगी। और जाहिर है कि ऐसे भी कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ मंझे हुए सियासतदान जो कि इस वक्त इन मुज़ाकरात को एक वक्त का ज़िया कह रहे हैं। फिर दूसरा ये भी देखने में आया कि जनाब ये जो बंद कमरों में मीटिंग चल रही है, इसमें कुछ बड़ी खुशगवार माहौल है, लेकिन कमरों से बाहर जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो नैरेटिव आ रहा है, वो बहुत सख्त आ रहा है, बयान काफ़ी सख्त आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बैरिस्टर अली गौहर साहब, जो कि वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। साथ ही शौकत पराचा साहब, जो कि एक बाखबर और नामवर सहाफ़ी, एक तज्ज़ियाकार, शौकत पराचा साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और कैसर अहमद शेख, जो कि रहनुमा है नून लीग के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पराचा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्या खबरें इस वक्त अंदर से आ रही हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो इस वक्त लाइन ली जा रही है वो अर्ली इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि फौरी तौर पर हुकूमत कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करे। फिर हुकूमत की जानिब से ज़ाहिर कहा गया कि बजट पेश करना एक आईनी फरीज़ा है, तो बजट के फौरी बाद, बजट की मंजूरी के बाद जो है वो इलेक्शन कराए जाएं। अंदर से आज की जो ये मुलाकातें हुई, इसमें क्या चीज़ें बाहर आई हैं, पहले तो ज़रा इसके ऊपर आप बताएं, फिर हम दीगर अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान सुल्तान। बात यह है कि बजट के बाद जब असेंबली तोड़ी जाएगी, असेंबली टूटने के बाद तो 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, वो 60 डेज में तो नहीं होने, तो वही अक्टूबर आ जाएगा या लेट सितंबर आ जाएगा। तो ये जो मैं अपनी अब असेसमेंट दे रहा हूँ, नहीं एक सेकंड जरा रुकिएगा पराचा साहब। आपने कहा कि 60 दिन नहीं होंगे, 90 दिन होंगे, तो जाहिर है कि वो तो ये होता है कि अगर अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर 60 दिन होते हैं, मुद्दत पूरी नहीं करते, अर्ली उनको तोड़ा जाता है तो 90 दिन। ये इसमें थोड़ा सा बताइएगा। एक दिन भी पहले अगर तोड़ा जाएगा ना तो 90 दिन होगा। ओके। और मसलन अगर 12 अगस्त को असेंबली की मुद्दत पूरी होनी है, 11 को तोड़ेंगे तो आप 90 दिन के बाद इलेक्शन करवाएंगे। अगर 12 को खुद एक्सपायर हो जाएगी तो फिर 60 डेज होंगे। तो आज जो अंदर बातचीत हुई कि जी बजट हम अप्रूव कराएंगे, यूजुअली पाकिस्तान में बजट अप्रूव होता है जून के आखिरी दिनों में, वो 28 को हो सकता है, 27 को हो सकता है, 30 को हो सकता है। उसके बाद अगर आप असेंबली तोड़ते हैं जुलाई में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो बात तो अक्टूबर की आ गई। फिर क्या सारा झगड़ा, ये सारा जो मसला है वो एक महीने का है? नहीं। देखें, सितंबर भी क्या इलेक्शन की डेट अगर इत्तफाक राय से होती है, वो 16 सितंबर से पहले होंगे इलेक्शन या 16 सितंबर के बाद इलेक्शन होंगे, ये भी अली गौहर साहब तशरीफ रखते हैं। मेरा ख्याल है उनको मेरी बात समझ आ गई कि मैं 16 सितंबर का क्यों इशारा दे रहा हूं। तो इसलिए एक वेलकम तो करना चाहिए कि चले, आज चोरों के साथ शुरफा भी बैठ गए, डाकुओं के साथ अच्छे लोग भी बैठ गए, लेकिन फेस सेविंग का ये समा है। मेरे नजदीक इन मुज़ाकरात की ना कोई अहमियत है, क्योंकि हुकूमत जो डेट कह रही है, हुकूमत उससे पीछे नहीं आ रही। पीटीआई जो कह रही थी कि अभी इलेक्शन हो जाए, मई में इलेक्शन हो जाए, या वो फरवरी में हो जाते, या वो मार्च में हो जाते, तो वो इलेक्शन नहीं हुए।
अब तो फेस सेविंग की बात हो रही है। देखें फेस सेविंग कैसे रहती है, किसकी रहती है ठीक। और किसकी नहीं रहती, आपके आने वाला वक्त इस बताता पॉइंट रहेगा। को बैरिस्टर अली गौहर साहब की तरफ लेके चलूंगा। अली गौहर साहब, बात इस वक्त ये है कि जैसे कि पराचा साहब ने भी कहा कि जिनको हमेशा चोर कहा जाता था, आज उनके साथ बैठे भी शुरफा की बैठक हुई, और साथ ही साथ ये जो पूरी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से हमने क्या पाया? अगर उसी दौरान इलेक्शन होने तो फिर ये पिछले एक साल से जो एजिटेशन की सियासत चल रही थी और एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर बंद गली के अंदर पाकिस्तान की सियासत चली गई थी, बड़ी मुश्किल से वहां से इसको खींच कर लाने की कोशिश की गई, तो ये तो फिर सियासतदानों को एक फेस सेविंग वाली बात हुई है। गौर साहब? नहीं, मेरा ख्याल है बेसिकली तो यह है कि जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में कोई ऐसा दोस्त और दुश्मन तो नहीं होता, लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप ज़रूर कंप्रोमाइज़ करते हैं, और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट यही है इस वक्त कि ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये बेसिकली आईनी और क़ानूनी मसला है। 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो चुकी हैं, आइन का यही तकाजा है कि अगर अनइलेक्टेड हुकूमत नहीं कर सकती, चूज़न रिप्रेजेंटेटिव उन्हें हुकूमत करनी है, उसके बलबूते ही सब कॉन्स्टिट्यूशन का यही मंशा है कि 90 डेज से लेटर इलेक्शन ना हो और उसके अंदर अंदर ही हो। और ये इशू जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कह दिया कि अगर 90 डेज में नहीं हो सकते और ऑब्वियसली नहीं हो सके तो उसके लिए नहीं है, तो फिर उसको द बेयरेस्ट मिनिमम डिविएशन के साथ हो। आप पार्लियामान के अंदर जो जिनकी अक्सरियत है वो तो करारदादों पे करारदादें पास करा रहे हैं ताकि उसको तरीके से डिले करे और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट की राय को और इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और उनकी ऑब्जर्वेशन को मुतनाज़ बनाए। लेकिन आफ्टर ऑल जब दोनों फरीकें अब इस वक्त बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी सजेशन थी और सारे लोग भी यही कह रहे हैं कि इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट बैठ ही जाएँ, तो उम्मीद करनी चाहिए शायद इसका कोई आउटपुट आ जाएगा। 2 राउंड हो गए, फाइनल राउंड इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को होगा। उसके लिए उम्मीद जरूर है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि ये जो है पार्लियामेंट के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो करारदाद पे करारदादें लेकर आ रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये जो सारा तनाज़ा शुरू हुआ, ये सारा जो इम्बैलेंस हुआ, वो अर्ली 2 असम्बलीज को तोड़ना, फिर असम्बली से बाहर निकल जाना, फिर पूरी सूरत हाल, अगर खान साहब आज इस वक्त मौजूद होते, असम्बली के अंदर मौजूद होते, अपोजिशन को लीड कर रहे होते, तो ये हुकूमत को 1 इंच आगे पीछे नहीं होने देते, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि उस वक्त की जो वो दाव था वो उल्टा नहीं पड़ गया? क्या सीखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पूरे सिनेरियो से? देखिए, बेसिकली ये है कि हमारे आइन कानून के मुताबिक से असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना या पार्लियामान का एक मुद्दत का होना 5 साल पूरे करना, जिस तरह एक वक्त कानून था बरतानिया में कि 5 साल मुद्दत पूरी करेगी, और ये भी कानून था कि जी पार्लियामान में एक मरतबा आप मुंतखब हो जाओ तो फिर आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। हमारी तरफ ऐसा कानून नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है और लोग आने ना आप रिज़ाइन कर भी देते हैं फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। आपको याद होगा जापान में ऐसा ही हुआ था। अगर वज़ीर आज़म साहब जिस वक्त कानून पास नहीं करवा सके और उनका सबसे बड़ा इशू यही था कि मैं पोस्ट ऑफिस को प्राइवेटाइज करूंगा, तो ही वेंट स्ट्रेट अवे कि जी मैं पार्लियामान को डिसॉल्व करता हूं और नए लोग जो भी मैंडेट लेके आए वो अपना एजेंडा आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो फिर हम कहेंगे। अब जो एजेंडा पीटीआई लेके आई थी, जो खान साहब लीड कर रहे थे, वो अगर हमारे कुछ अपने लोग जाके डिफेक्ट हो गए और कोई साजिशें हमारे खिलाफ हो गई और हुकूमत ख़त्म हो गई, तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पर। और एनी केस जब 2 असम्बलियाँ डिसॉल्व हो गई तो ये तो वफाकी हुकूमत भी आने ना आप खुद कहती रही है कि अगर आपकी असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएं तो वी विल गो फॉर द अर्ली इलेक्शन। वो अर्ली इलेक्शन के लिए हमने 2 हुकूमतों की कुर्बानी पीटीआई। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ट्रैप हो गए कहीं? अगर कोई ऑपोजिशन या हिस्बे मुखालिफ का कोई बंदा अगर ये कह रहा है, ये इसरार कर रहा है, तो हो सकता है कि शायद ट्रैप भी कर रहे हो। बहरल कैसर अहमद शेख इमरान जी, मैं जरा कैसर शेख साहब की तरफ जाना चाहूंगा। जी प्लीज कैसर साहब, ये जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, बाहर अंदर जो है वो गुफ्तो शनीद भी हो रही है, खुशगवार माहौल भी है, लेकिन बाहर जो लाइन ली जा रही है वो ये खान साहब ने कहा कि 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं हुए तो आइन टूटेगा, और आइन अगर टूटा तो फिर जिसकी ताकत होगी उसी की बात जो है वो समझी जाएगी, उसी की बात मानी जाएगी, समथिंग लाइक दैट। उसका इस तरह का एक मफहूम समझ में आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि हद तक ये जो मुज़ाकरात हैं ये हतमी नौइयत के होंगे और चीज़ें जो है वो बेहतर होने जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं समझता हूँ कि मामलात बिल्कुल जा रहे हैं, अपने हतमी नसाइल की तरफ जा रहे हैं। किसी किस्म का कोई ऐसी बात नहीं कि
लेकिन जब जो तमाम पार्टी ने वो सारे मुतफिक हो जाएंगे और उसका मुतफिक होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी देखिए आज भी फर्ज कीजिए, आज से 90 डेज गिन लें तो वही अगस्त का शुरू बन जाता है। अक्टूबर में वैसे इलेक्शन कराने जा रहे हैं, 2 महीने का फर्क है। और दूसरी बात है, आज फर्ज कीजिए कोर्ट इलेक्शन 14 मई को करवा भी देती है, तो पीटीआई अगर अकेली उस इलेक्शन में शिरकत करेगी तो उस इलेक्शन की लेजिटिमेसी क्या होगी? खुद पीटीआई नहीं चाहेगी कि 14 मई को इलेक्शन, क्योंकि और कोई पार्टी भी इलेक्शन में शिरकत नहीं कर रही है 14 मई के इलेक्शन में, तो अकेली पीटीआई जीत जाएगी। उसको कौन मानेगा उन इलेक्शन? जब एक तरफ पीटीआई कह रही है कि उनकी बड़ी भरपूर उनकी सपोर्ट है, तो उनको खुद भी नहीं चाहिए कि वो एक ऐसे इलेक्शन जो कि लेजिटिमेट और बिल्कुल सारे और सब एग्री जिनको करेंगे, वो इलेक्शन का रिजल्ट अक्टूबर में आने वाला है, उनके अगर वो ठीक है। लेकिन आपका पॉइंट आ गया, लेकिन जिन मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं उसमें आपके अपने वजीर दिफा जो है उनका कहना है कि वो मुज़ाकरात के हक में नहीं है। शेख रशीद जो है वो कह रहे हैं कि जो 1 साल में इलेक्शन की तरफ नहीं आए वो 3 दिन में क्या आ जाएंगे। जावेद लतीफ़ साहब जो है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये सारे विद इन द पार्टी जो है ये बयान सामने आ रहे हैं। देखिए ना, मैं तो आपको अपना अंदाजा बता रहा हूँ। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, मेरे आप 2 प्रोग्राम देख लीजिए 2 साल से, मैं यही कह रहा हूँ कि आपस में बैठ के ही मसला हल होगा। ये कोर्ट का मामला नहीं है, ना ये कोई लीगल मामला है, ये तो पॉलिटिकल सियासी मामला है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, कोई और चारा नहीं, और ये कोई इतना लंबा मामला नहीं है, क्योंकि 2 महीने का ही डिफरेंस है। बजट वैसे आने वाला है, इंटरिम गवर्नमेंट बजट बना नहीं सकती। हाँ। आप इस सारी चीजों को देखिए ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है। आज फर्ज की ये हुकूमत खत्म हो जाती है, कोई नई इलेक्टेड हुकूमत तो है नहीं, इंटरिम हुकूमत जून में बजट आने वाला है, तो इतने बड़े जून का जो बजट है उसको ना बनाना, और ये मामलात क्या है, यानी एतराज क्या है और शिकायत क्या है। लेकिन इनके पास, पीटीआई के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पीटीआई खुद नहीं चाहेगी कि इलेक्शन 14 मई को हो, पीटीआई खुद नहीं चाहेगी कि इस तनाज़े में इलेक्शन हो, तो ऑटोमेटिकली ये बात है कि मुश्तरका मफाद में जो बात है वो मिलके तो यही होना है जो इसको सब एक्सेप्ट करे। और मैं ये समझता हूँ कि 1 साल से पीटीआई कह रही है, क्या हुआ? एक तरफ उन्होंने अपने सारे मेंबरों को हटा लिया, उन्होंने अपनी असम्बली में भी, पंजाब असम्बली और केपीके में भी अपने खत्म कर दी। क्या हुआ? 1 साल में कुछ हो गया? असल में मैं मई में पिछले साल तकरीर की थी, 25 मिनट की तकरीर थी पिछले साल। उसमें कहा था कि हमारा मरीज जो है ना मईशत का, वो वेंटिलेटर में है। हम सबको चाहिए कि तमाम उसका डॉक्टरों का बोर्ड बिठाएं, बजाय कि एक कोई डॉक्टर मिलता है, कोई एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो, एक पॉलिटिकल कंसेंसस और इकोनॉमी डेट जो है ना, यदि निकाह की शादियों की जो डेटें है ना, आपका बस बात खत्म कर रहा हूँ। हमारा मरीज क्योंकि मईशत जो है हमारी जवाब ही नहीं दे रही। आप कानून आइन दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन यहाँ कानून और आइन को जब सब ये पोजीशन ऐसी आ गई है कि सबको इवेंचुअली एक डेट पे, और वो ऐसी जो कि एक्चुअल डेट है उस पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये टर्माइल में चला गई, ये तो मुश्किल होगी तमाम पार्टियों के लिए। कोई और अगर थर्ड पार्टी इसका बेनिफिट लेती है तो ये हम अपने मफाद में नहीं है। इसलिए मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ अपनी तरफ से। मेरा ख्याल है, मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। आप मुज़ाकरात के हक में हैं और आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ देख रहे हैं। पराचा साहब, एक बार फिर आपकी तरफ। अब सूरत हाल ये तमाम तनाज़ा जो इससे पहले भी मैंने बात की कि असम्बलियों के कबल वक्त जो है वो इख्तिताम से हुआ, उनको मुअत्तल करने से हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा कि पूरे मुल्क में जलसे जुलूस भी हुए, एजिटेशन भी हुई, बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली। इस पूरे एपिसोड में अगर उस वक्त खान साहब असम्बलियाँ ना तोड़ते और अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते तो 1 इंच इस हुकूमत को आगे पीछे नहीं होने देते। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं होती पीटीआई के लिए, इस पूरे सेटअप के लिए? देखें, जो कुछ हो गया ना, जो गलतियां जिससे भी हुई, मसलन एक आर्गुमेंट है जो आप दे रहे हैं कि खान साहब असेंबलियों में बैठते, दूसरा एक और आर्गुमेंट भी है कि ये पीडीएम ने सारा 3.5 साल की जो बैड गवर्नेंस थी खान साहब की, जिसमें इनएबिलिटीज थी, इनकैपेसिटीज थी, वो इस पीडीएम ने, वो जो मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि खान साहब का गंद का टोकरा अपने कंधे पे क्यों रखा। कल भी मियां जावेद लतीफ साहब ये कह रहे थे, असेंबली में खड़े होकर अपनी हुकूमत से पूछ रहे थे। वो खुद वफाकी वजीर हैं, वजारत में बैठे हुए हैं और अपनी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि हमें इक्तदार में आने की जरूरत क्या थी।
तो जो गलतियां माजी में हुई वो आपने मोनस इलाही का ट्वीट भी पढ़ा होगा, और चुप हो, यानी ये आपने असेंबलियां क्यों तोड़ी, जो आप भी सवाल उठा रहे हैं। जो माजी में हो गया, खान साहब की कोशिश थी कि 9 अप्रैल के बाद किसी तरह से इस हुकूमत पे फोर्स किया जाए अर्ली इलेक्शन। उसके लिए उन्होंने 25 मई का लॉन्ग मार्च किया, वो राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला थे, उन्होंने उसके बाद फिर खान साहब को इस्लामाबाद में जुलूस लाने नहीं दिया। 26 नवंबर को खान साहब रावलपिंडी में आए, उन्होंने कहा कि जी मैं असेंबलियां तोड़ूंगा। प्रेशर यही था कि मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, ये जल्दी इलेक्शन हो जाएगा, वो ना हो सका। फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया। जिस दिन यानी गुज़श्ता रोज जब अदालत ने कहा कि ना हम हदायत देंगे और ना कोई हम टाइम लाइन देंगे, उससे थोड़ा सा एक पीडीएम के अंदर जो हुकूमत के अंदर जो अदालत के बारे में जज्बात पाए जाते थे, उनमें कल मैं देख रहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वेलकम कर रहे थे अदालत के इन रिमार्क्स को, मुज़ाकरात के हवाले से जो रास्ता दिया गया। तो वो एक जो पीटीआई के पास जितने ऑप्शन थे टू पुट प्रेशर ऑन दिस गवर्नमेंट टू फोर्स इट टू हैव फ्रेश इलेक्शन, वो सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट हो गए। अब वाहिद ऑप्शन बच गया था कि चलें बैठ जाते हैं, जिसको मैं फिर कहूंगा फेस सेविंग है, कि बैठ जाते हैं, हम कह सकेंगे कि जी देखें जी हमने इनको फोर्स किया है कि ये 8 अक्टूबर की बजाय ये सितंबर में इलेक्शन करवा दें। अब सितंबर का 16 सितंबर का जो डेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उसको तलब करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एक बयान से। उन्होंने कहा था कि अब भी खान साहब के जो हमायती हैं वो इदारों में बैठे हैं, अगर वक्त पे इलेक्शन हुए तो वो उससे पहले रिटायर हो चुके होंगे, फायदा नहीं दे सकेंगे। अगर पहले इलेक्शन हो गए तो खान साहब को फिर वो फायदा देंगे। तो इसलिए ये बड़ा कैलकुलेटेड सा गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है। अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने जो जल्दबाजी में इकदाम लिए, जिनकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, और मैं एग्री करता हूं आपकी बात से कि क्या 150 बंदा खान साहब के पीछे असेंबली में बैठा होता, पंजाब में उनकी हुकूमत होती, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत होती, सेनेट में जो है वो चेयरमैन साहब जो है अभी भी वो तो इन्हीं के नॉमिनी थे ना, यूसुफ रजा गिलानी साहब को वो हारे थे। मुजफ्फर हुसैन शाह ने जब 7 वोट जो है वो इनके खराब करार दिए थे। तो खान साहब का सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए उन्होंने कि मैं दोबारा वज़ीर आज़म बनूं, दोबारा हमारी कैबिनेट बने, हम दोबारा इक़्तिदार में आए, और वो अमेरिका के खिलाफ साजिश, लेकिन फिर अमेरिका को क्लीन चिट दे दी। फिर मोहसिन नकवी के खिलाफ वो साजिश चलती चलती मोहसिन नकवी साहब पे आ गई। इसलिए अब अगर मुज़ाकरात में इत्तफाक हो जाता है, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो बात मैं कर रहा हूँ ख्वाजा आसिफ इसलिए तो कह रहे हैं ना कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान इसलिए मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अब खान साहब और क्या प्रेशर डालेंगे। ठीक ठीक ठीक, आपका पॉइंट आ गया। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के होगा कि जनाब ये 16 सितंबर की जो बात की जा रही है कितनी कैलकुलेटेड मूव है, और ये सवाल मैं अली गौहर साहब के सामने रखूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। गौहर साहब, कितनी कैलकुलेटेड मूव है जिसकी जानिब अभी पराचा साहब ने भी इशारा किया, किस तरह से देख रही है पीटीआई इसे? मेरा ख्याल है मैं तो लीगली जिक्र कर सकता हूँ आपको। मैं इसका बता दूँ कि जो उन्होंने इशारतन कहा है वो शायद इस तरफ इशारा करते हैं कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब 17 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे और 16 तारीख से जो भी है, लेकिन रूटीन में यही होता है पाकिस्तान में कि तकरीबन 1 महीना पहले हमारे आइन के मुताबिक तो सीनियर मोस्ट वो चीफ़ जस्टिस बनता है, और महीना पहले नोटिफिकेशन हो जाती, तो शायद काजी फईसा साहब का नोटिफिकेशन अगस्त के एंड में आ जाएगा। लेकिन ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर और दबाव डालें, सुप्रीम कोर्ट में दराड़े डालें और इख्तिलाफ डालें, और इसी तरह पोर्ट्रे करें कि एक जज हमारे करीब है और दूसरा जज हमारा मुखालिफ है, और ये जज रिटायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा। सिंपल बात तो यही है कि यही वो बेंच था जिस बेंच ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस में दिया था, और उस वक्त ये हुकूमत और इसके
उसके इत्तेहादी यही खुशियाँ मना रही थी कि जी नज़रिया ज़रूरत दफन हुआ और बहुत अच्छा फ़ैसला आया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ही है, कोई भी जज आएगा, कोई भी चीफ जस्टिस होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ही का होगा, और काजी फ़ाइसा साहब हो या उसके साथ जजेस हों। तो ये हुकूमत की भूल है कि वो इस तरह की फूट डाल देगी जजेस में कि अगर आप रिटायर हो जाएंगे दूसरा आ जाएगा तो वो हमारे हक में इस किस्म के इलेक्शन को सपोर्ट कर देगा। लेकिन गौर साहब, दूसरी बात है कि पंजाब में जनरल इलेक्शंस है, सर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जो है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रोका था, नहीं करवाई थी, तो वहां पे भी तो अदालती हुक्म अदूली हुई थी ना, कि नहीं हुई थी? नहीं, अब इमरान साहब वो जो बल्दियाती इलेक्शन है उसका तरीक़ाकार आल टुगेदर डिफरेंट है। बल्दियाती इलेक्शन का तरीक़ाकार ये है कि वो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है इन अकॉर्डेंस विद लॉ पास्ड बाय दी प्रोविंशियल असम्बली, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सवाबदीद है कि वो लोग कंस्टिट्यूंसियाँ बनवा ले, वहाँ कानून साजी करे, और उसमें आन एंड ऑफ ये ज़रूरतें पेश होती रहती हैं कि वो कानून साजी होती रहती है। इसी की वजह से हुआ, जिस तरह अभी सूबाई कौमी का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, इसमें भी इलेक्शन होने थे, वो सम रीज़न वो यही प्ली लिया गया कि जी हम लॉ में अमेंडमेंट करना चाहते हैं। तो ये तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। लेकिन जहाँ तक नेशनल इलेक्शन के ताल्लुक है और जनरल इलेक्शन होंगे, उसमें चीफ जस्टिस क्या भला एक रोल प्ले करेगा जो किसी एक पार्टी के लिए वो कोशिश करेगा? मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी इकदाम हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है, एक कोशिश है हुकूमत की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बनाए, इनके जजेस को मुतनाज़। कैसर साहब, इस वक्त जो पीटीआई के माइंड में या उनके लोगों के माइंड में वो ये कि किसी को करीब लाने के लिए या किसी से कुर्बत हासिल करने के लिए इदारों के दरमियान नून लीग या हुकूमत या इत्तेहादी जमातें इस स्ट्रैटेजी के ऊपर चल रही हैं, क्या कहेंगे आप? इमरान, मैं शौकत बराचा की बात को इंडोर्स करूंगा कि इमरान खान ने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने लॉन्ग मार्च कर लिए, उन्होंने एहतजाज कर लिए, लेकिन बात तो वही की वही है। लेकिन डेट है इलेक्शन की, जो नेशनल असम्बली का ड्यू है इलेक्शन, वो तो 12 अगस्त तक हमारी हुकूमत है। उसके बाद 8 अक्टूबर के करीब इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है। अब मुझे ये समझ नहीं आती क्या वजह है, क्योंकि इनके पास कोई अब कहने को क्या है, क्या वजह, जो इनकी कोई बात तो है नहीं। एक तरफ तो इन्होंने खुद अपने मेंबरों को हटा लिया नेशनल असम्बली से, और कल परसों मैं देख रहा था कि इनके मेंबर, कुछ चंद मेंबर आना चाहते थे नेशनल असम्बली में तो उनको आने नहीं दिया जा रहा था। तो इनका तो कोई स्टैंड है नहीं। अच्छा, बात सिर्फ ये है कि इसमें चीफ जस्टिस के रोल को तो करना ही चाहिए। ये हम पॉलिटिशियन का मामला है, हम आगे बढ़े आपस में मिलके, क्योंकि पॉलिटिकल बात है कि इसमें कौन सी हर बात को हम अदालत में ले जाएं। हम पॉलिटिशियन की कोई ये अच्छी बात नहीं बन रही, ना ही हमारा तो काम ही होता है, लोगों से बातचीत करते हैं, उसका हल बातचीत से निकालते हैं। तो अभी भी मौका है, हम बैठ रहे हैं, अपनी कमेटियां इनकी बैठ रही हैं और अमिकेबल तरीके से कोई ना कोई हल निकल आएगा। मैं तो पहले ही मैंने कह दिया कि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आप चंद दिनों में देख लीजिएगा। तो उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। या अगर कोई थर्ड फोर्स आएगी, फर्ज कीजिए, जो कि हम नहीं चाहते, तो उसका नुकसान भी किस पार्टी को होगा? वही पार्टी जो कह रही है मैं पॉपुलर हूँ, फर्ज कीजिए वो अपने आप को पॉपुलर जान रही है, तो उसका ज्यादा नुकसान तो उसी को होगा ना। तो उसको क्या मिलेगा फिर? उसको मिलेगा क्या फिर? जैसे वो इंतजार कर रहे थे 1 साल, उनकी ना कौमी असम्बली में उनका कोई शेयर, ना अभी उन्होंने अपने आप को पंजाब से और केपीके से हटा लिया। तो अगर वो 5 साल के लिए या 2-4 साल के लिए और अपने आप को बाहर कर लेंगे, तो इसमें उनको क्या बेनिफिट है? 1-2 महीने की बात है। मैं उनको कह रहा हूँ कि आइए एमिकेबली बैठ जाए। इस वक्त इकॉनमी हमें नहीं दे रही कि अभी इलेक्शन हो और 2 महीने बाद हम फिर इलेक्शन करें, यानी सारा मुल्क ये 4-6 महीने इलेक्शन के टर्माइल में रहे। मैं आपको यहाँ इमरान बात करता चलूँ, हमारी अगर तारीख पढ़ो ना, देखे तो 70 में इलेक्शन तो हो गए, इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं माना गया और वही अवामी लीग और पीपल पार्टी के इख्तलाफ की वजह से मुल्क 2 लाख हो गया। फिर 77 में इलेक्शन हो गए। उसके बाद माशाल्लाह क्यों आया कि पीपल पार्टी और कौमी इत्तेहाद का इख्तलाफ रहा। अभी भी हमें ज्यादातर तो इलेक्शन की शफाफियत की तरफ जाना चाहिए। डेट मैटर नहीं करती, डेट तो 2 महीने इधर या उधर इलेक्शन हो जाएंगे। हम ये कहें कि इससे पहले हमारी हिस्ट्री ये रही है कि इलेक्शन के रिजल्ट को कोई नहीं मानता। लेकिन मसला ये ना कि हम तारीख से कभी भी हमने सीखा नहीं है। पराचा साहब, एक चीज जिसको हम रूल आउट कर रहे हैं इस वक्त, वो सिर्फ एक बजट के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब बजट जो वो हुकूमत ने पेश करना है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने पेश करना है। आपको पता होगा, मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पहला बजट वो बड़ी मुश्किल वाला बजट देते ताकि अपने एजेंडे के ऊपर चल सके।
और उसके बाद जो लेटर ऑन और बिलखुसूस जो आखिरी बजट होते हैं, जो इलेक्शन बजट होते हैं, उस पर हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी जाती है। इतना नवाजा जाता है, इतना फ्रेंडली बजट होता है, इतना अवामी बजट होता है इलेक्शन ईयर का। इस हुकूमत के साथ तो सबसे बड़ा मसला यह है कि आते के साथ ही IMF की प्रॉब्लम चली, एक साल उसमें खिंच गए, फिर अब ये बजट भी इंतहाई सख्त होगा। अगर ये सही बजट बनाया गया तो इसकी क्या कीमत अदा करेगी फिर इस वक्त मौजूदा हुकूमत, क्योंकि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी तो इम्तिहान शुरू ही नहीं हुए। अभी तो जो IMF के साथ मसला चल रहा था इमरान खान की हुकूमत का, जो उन्होंने कंडीशन टर्म्स तय की थी, खुद ही खान साहब ने वो वायलेट की, एक 11 रुपए 10 रुपए पेट्रोल प्राइस कम करके। तो अभी तो वही लेगेसी चल रही है, इनका तो नया प्रोग्राम ही साइन नहीं हुआ। ये तो जो टर्म्स एंड कंडीशन जो शौकत तरीन साहब ने तय की थी, ये तो उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 25 मई वाले दिन जब ये लॉन्ग मार्च हुआ, उस वक्त वो UAE में बैठे हुए थे IMF वाले। कहा गया खान साहब से कि आप न करें ये लॉन्ग मार्च, हम आपको फ्रेश इलेक्शन देते हैं। अब तो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं ना। खुद मियां शहबाज शरीफ की असेंबली तोड़ने की तकरीर भी तैयार हो चुकी थी और 5 अक्टूबर को इलेक्शन की डेट होना थी। अभी जो 5 अक्टूबर है, पिछला 5 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाने थे। वो उन्होंने लॉन्ग मार्च खत्म नहीं किया, 25 मई का लॉन्ग मार्च निकाला। IMF वाले भाग गए उधर से। उन्होंने कहा, आपको याद है स्टेटमेंट इतनी लंबी चौड़ी आई थी उनकी। इसलिए इस हुकूमत ने अपनी तरफ से तो कोई ऐसा कदम अभी उठाया ही नहीं जिसकी ये कीमत पे करें। अभी तो पिछली हुकूमत ने जो इकदामात लिए थे उसी की कीमत पे कर रहे हैं। और इसी वजह से आज भी यानी मियां जावेद लतीफ साहब जब ये कहते हैं कि हमें जरूरत क्या थी ये हुकूमत लेने की, बड़ा जेन्युइन, बड़ा राइट क्वेश्चन होता है। लेकिन साथ साथ जो वाकयात हुए जिनके तनादुर में PTI के अपने लोग भी, बैरिस्टर गौहर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इनके अपने लोग भी वो मसला हो गए, वो कहीं बैठे थे, सिंध हाउस बैठे थे या नहीं बैठे थे, जो भी था। लेकिन उस वक्त जो हालात थे, फिक्र यही थी कि पता नहीं मुल्क किधर जाएगा। और ये हुकूमत आई, इन्होंने कहा कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासी कीमत अदा की है, सियासत हमने कुर्बान की है। तो क्या ये फेयर होगा कि सारी जिम्मेदारी इन पे डालकर आवाम के सामने इनको मुजरिम बना के पेश किया जाए कि ये नाअहल हैं, ये मुल्क नहीं चला सकते या ये इकोनॉमी को नहीं संभाल सकते, इनके बस में तो इतना भी नहीं है कि IMF के साथ एग्रीमेंट ये आगे बढ़ाएं। ट्रस्ट जो था, जो ब्रीच थी एग्रीमेंट की, वो इन्होंने नहीं की थी। जाहिर है कि ये सारा बहरान, ये जो सारा गिरदाब है, ये शुरू हुआ था इकोनॉमी से, मुआशी बहरान जो बाद में सियासी बहरान बना, फिर उसके बाद अदालती बहरान बना और आईनी बहरान बना। ये मईशत से शुरू होती है और बजट भी इतना आसान नहीं होगा। वो जो बजट होगा वो क्या गुल खिलाएगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद इसके ऊपर जरा रोशनी डालेंगे। वेलकम बैक। गौहर खान साहब, बजट पेश हो गया, बजट मंजूर भी हो गया, लेकिन जाहिर है कि ये इलेक्शन बजट नहीं होगा जिसकी आवाम उम्मीद करते हैं। तो इसका हुकूमत वक्त के ऊपर कितना असर पड़ सकता है उसके वोट बैंक पे? देखिए, उसमें बजट में जिस तरह खान साहब ने भी आज कहा है कि बजट उन्होंने पेश किया करना है और उनके पास बजट के लिए प्रपोजल ही क्या है, इनके पास कौन सा एजेंडा है, कौन सा रोड मैप है कि महंगाई से कैसे निजात पाए, महंगाई को कैसे ख़त्म करें, डॉलर कैसा नीचे आया हो। अभी ये पराचा साहब जिस तरह आरज़ कर रहे थे, मैं सिर्फ इतना कह दूँ कि जब ये हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद पहले मिफ्ता इस्माइल साहब कहा करते थे कि इसी तरह से मैं उसको इकानमी को ठीक करूँगा। उसके बाद जो इसहाक डार साहब आए, इसहाक डार साहब ने तो बड़ा ओपनली कहा कि मैं जानता हूँ, मैंने बड़ा डील किया IMF को मैं जानता हूँ, मैं उसको हैंडल कर लूँगा और ये हम ठीक कर देंगे और डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा। अब वो 300 तक डॉलर चला गया। इनके पास कौन सा एक प्रपोजल है जो महंगाई को ख़त्म कर लेंगे? कौन सा प्रपोजल उन्होंने आपके पास क्या है? ये तो फ़कत इनका एक बहाना है आपके पास क्या है? लोगों को लगाने। आपके पास क्या है? देखिए,
आप अगर उसको देखें उस वक्त और मौजूदा दौर की आप इकानमी इस तरह देखें कि क्या 9 अप्रैल से पहले की इकानमी बेहतर थी। आप एज ए जर्नलिस्ट अपना उठा करके देख लें, किसी पाकिस्तानी से पूछ लें, दुनिया इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट है उनकी जो डेटा देख लें, इवन ब्लूमबर्ग की आप उठा लें, सारे उठा करके देख लें कि उस वक्त की इकानमी बेटर थी और अब की है। और पीटीआई ने तो उसका एक वाइट पेपर इशू किया हुआ है कि कितना % फ़र्क आया है। इस वक्त जो आम सर्वे जो जर्नलिज्म ने की है, जो जर्नलिस्ट ने की है, जो मीडिया ने की है, उसमें 90% लोग पाकिस्तान के अपने डेली के जो अखराजात है वो कंप्लाई नहीं कर सकते, वो पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये अभी एक रिपोर्ट आई है, टॉप लाइन सिक्योरिटीज पाकिस्तान का ब्रोकरेज हाउस है और अवार्ड विनिंग ब्रोकरेज हाउस है पाकिस्तान का। जरा कुछ हेडलाइन में इसकी शेयर कर दूं। पाकिस्तान स्ट्रेटजी के नाम से कहते हैं कि रिकॉर्ड कॉर्पोरेट प्रॉफिट इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज मार्च 2023 और मार्च 2023 की क्वार्टर में वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट्स ग्रू बाय 37% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। इमरान साहब अगर क्रॉप मैंने वो खुद नहीं पढ़ा, लेकिन अगर उसमें है कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो कॉर्पोरेट सेक्टर तो एक अलग बात है। चंद लोग होंगे, चंद कंपनीज होगी जिन्होंने अपना प्रॉफिट बनाया होगा। जिस तरह कोविड में सारे लोग नुकसान में चले गए, बच्चे इन कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया, इसी तरह ये भी हुआ होगा। लेकिन ये तो आपके नॉलेज में एवरीडे लाइफ पाकिस्तानी बिल्कुल है, मुझे पता है कि पाकिस्तान में महंगाई कितनी है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपकी बात को मैं ओन करता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त इससे ज्यादा महंगाई कभी नहीं थी। लास्ट कमेंट चाहूंगा कैसर शेख साहब, ये बजट जिसके इस वक्त सहारा ले रही है हुकूमत, कितना भारी पत्थर है जो चूमने जा रही है? जी इमरान, देखिए मैं थोड़ा सा आपको ये कहता चलूँ, ये जो अभी फिगर्स आप दे रहे हैं और जो देखिए इस वक्त हमारे मुल्क की मुआशी हालत तो बड़ी ख़राब है, नो डाउट। लेकिन दिसंबर 2021 में शबर जैदी साहब जो उनके FBR के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि हम ये दुकान नहीं चल सकती, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। ये रिकॉर्डेड बात है, इन्हीं के चेयरमैन शबर जैदी साहब है। इसके बाद इस पे गौर कीजिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मैं आपको बताऊं कि 3 अरब डॉलर जो कि आज के हिसाब से 85,000 करोड़ रुपए बनता है, 850 अरब रुपए और 85,000 करोड़ रुपए, ये चंद अमीर लाडलों में मुफ्त बांट दिए गए। ये हकीकत है, कोई आज तक मुझे इस बात का जवाब नहीं दे सका। अभी गौर साहब से ले लीजिएगा जवाब, अगर उनके पास कोई हो। ये रकम बांटी गई इन अमीरों को जो आज कॉर्पोरेट प्रॉफिट शो कर रहे हैं, ताकि इनको और अगले इलेक्शनों में फंड दिया जा सके। ये लाडलों में बांटी गई है और ये फ्री है, 0% रेट पे। आप भी बड़ी अच्छी तरह इकानमी को जानते हैं, 10 साल के लिए 0% पे कर्जा दिया गया। और जो मशीनरी आई है वो मशीनरी, जिस तरह टेक्सटाइल की काफी मशीनरी, ये जो एयरजेट मशीनरी आप करें ना, इसको प्रूव करें, आप इसको प्रूव करें। लास्ट कमेंट पराचा साहब कर रहा हूं, जी कर रहा हूं। और ये मेरा प्रूव का, और अभी हम स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में हमने पता किया जब स्टेट बैंक के गवर्नर साहब थे, तो उन्होंने कहा जी 585 कंपनीज हैं। एक्चुअली वो एक ग्रुप की 3-3, 4-4 कंपनीज हैं, 200-250 ग्रुप से ज्यादा नहीं है। और इतनी बड़ी रकम 0% पे दे के जो हालत हुई है, इस वक्त हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? डॉलर नहीं है, रिजर्व नहीं है, हम हर मुल्क के बाद जाके भीख मांग रहे हैं और IMF ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई हमारे पास बाहर का फंड लाने को तैयार नहीं है। जब एक तरफ आप 0% पे दे देंगे ये इतनी बड़ी रकम, तो कॉर्पोरेट सेक्टर तो प्रॉफिट करेगा जो आप बता रहे हैं, लेकिन आम आदमी की हालत इन्होंने जो बनाई है, SME को नहीं दिया गया, एग्रीकल्चर को नहीं दिया गया, ये सारा। और कभी इस किस्म की कंसेशनरी, मैं भी जिंदगी मेरी गुजर गई है, 56-57 साल हो गए हैं बिजनेस में, इतनी कंसेशनरी क्रेडिट कभी नहीं दिया गया। इमरान खान साहब को शायद इस बात का पता ही ना हो कि क्या किया है इनके गवर्नर स्टेट बैंक ने। तो इसको ये बड़ी ऐसी बात है जो आज के हालात में हमारे पास डॉलर नहीं है और ये 3 अरब डॉलर दे दिए गए और बगैर की ये तो नहीं मिला। पराचा साहब ये रिपोर्ट में आपको भी शेयर करूंगा। और ये जो कैसर शेख साहब कह रहे हैं कि ये वो जो बांटा गया था, नवाजा गया था, उनके असरात, उनके समरात बहुत से लोगों ने समेटे हैं। पराचा साहब जी बिल्कुल समेटे हैं। अगर 3 अरब डॉलर हो और वो 0 मार्कअप पे दिया जाए और वो फिर बाद में ये पता चले कि लोगों ने तो अपने अकाउंट में रख लिए थे, यानी जिस मकसद के लिए दिए गए कि ग्रोथ बढ़े, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए गए, ग्रोथ में खर्च ना हो बल्कि अपने अकाउंट्स पे मार्कअप लेने के लिए रख दिया जाए,
दूसरी तरफ पे तो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, पे तो फिर कॉमन पीपल कर रहे हैं। अभी कंपैरिजन भी देखे ना इकोनॉमी का, मार्च अप्रैल 2022 का कंपेयर किया जाता है मार्च अप्रैल 2023 से। अगर कंपैरिजन करना है तो फिर 2018 से शुरू किया जाए ना, कि जब 2018 में इकोनॉमी छोड़ी गई थी और अप्रैल 2022 में जो इकोनॉमी मिली थी, मैं दोबारा आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि जो हालात बने थे अप्रैल 2022 से पहले, वो यही खतरात थे कि मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। पीटीआई के अपने एमएनए जिनको बाद में जो जिन अल्फाज से भी याद किया जाता है, हालांकि 2018 से पहले यही लोग दीगर पार्टियों से आए थे। ये कौन से कोई बॉर्न पीटीआई के वर्कर थे जो बाद में चले गए, ये पहले भी दूसरी पार्टियों से मंगवाए गए थे, उनको दुपट्टे पहनाकर पेश किया जाता था। पराचा साहब, प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत पराचा, गौहर खान साहब और कैसर अबिद शेख साहब इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।